नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के लिए है। बीएड के फर्स्ट ईयर आप समझे, और जिसके सेमेस्टर में जो सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आ रहे होंगे उसके लिए ये वीडियो है, जिसमें कि मैं बताऊंगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से एक टॉपिक निकल के आता है जिसमें कि कानूनी प्रभाव को लेकर के बताया जा रहा होता है कि जेंडर को लेकर के यानी लिंग के प्रति कानूनी प्रभाव क्या क्या है, कानून क्या क्या बनाए गए हैं भारत में, स्पेशली इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ इसमें कि किस तरीके से कानून के लिए जो है कि कानून बनाया गया है जेंडर को लेकर के, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर समझेंगे, उसके बाद अनुच्छेद को जानेंगे। इसमें 10 पॉइंट बना करके मैं अनुच्छेद को लेकर के आया हूँ। तो देखेंगे इसमें जानेंगे, सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पे कि भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने तथा जेंडर समानता यानी कि लिंग समानता की दृष्टि से कई कानून बनाए गए हैं, जिसमें कि क्या तो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति, निर्णय लेने महिलाओं के महत्व, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति, महिलाओं के आरक्षण और महिला पुरुष समान वेतन, देख सकते हैं महिला पुरुष समान वेतन और महिला आयोग, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति इत्यादि प्रयास किए गए हैं। इसमें जो महिलाओं को लेकर के जो कानून बनाया गया है इसके बारे में समझेंगे, जो कि लिंग के विरुद्ध यानी कि जो जेंडर के प्रति जो भी असमानता पाई जाती है समाज में, हमारे देश में, तो इस चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, इस चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर कानून बनाए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं आगे लिखा गया है कि जिससे समाज में लिंग के प्रति जो है लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसमें कि इसमें जो है उच्चता व निम्नता की स्थिति से निजात पाने के लिए तथा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने एवं महिलाओं अधिकारों के हनन को कम करने के लिए भारतीय संविधान में मानव अधिकार 2 भागों में बांटा गया है। जो मानव अधिकार है उनको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि प्रथम में है जो है कि मौलिक अधिकार, और जिसका उल्लेख जो संविधान के भाग 3 धारा 12 से 35 तक किया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है, देख सकते हैं, जिसमें कि लिखा गया है भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेद में लिखा गया है मौलिक अधिकार के बारे में। यहाँ देख सकते हैं द्वितीय श्रेणी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिसका उल्लेख जो है कि आपको संविधान में भाग 4 में मिलते हैं, भाग 4 में किया गया है, और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार बाध्य है, जिसमें कि मूल अधिकार है जो नागरिक का, उसको लागू करने के लिए सरकार को अनिवार्यता दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि परंतु नीति निर्देशक तत्व को लागू करने हेतु सरकार बाध्य नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उसको मूल अधिकार को लागू करने के लिए बाध्य किया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया गया है। इससे निकल के आता है संवैधानिक भारतीय संविधान में जो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अनुच्छेद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 14 के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि जो लिखा गया है कि स्पष्ट प्रावधान किया गया है इसमें कि कानून के लिए सभी समान है, कानून के लिए सभी समान है और सभी को कानून के द्वारा समान सुरक्षा व संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें कह रहा है कि कानून के द्वारा सभी को समान और सुरक्षा प्राप्त होगा इस आर्टिकल के अनुसार, और किसी भी नागरिक को वर्ण, देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से कि वर्ण, देख सकते हैं वर्ण और जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान, भाषा आदि के आधार पर न तो विशेषाधिकार प्राप्त होगा और न ही उसे पूर्णतया वंचित किया जा सकता है। ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि जब हम किसी भी नागरिक को वर्ण, जाति, रंग, धर्म, लिंग, स्थान, भाषा के आदि आधार पर जब हम भेद करते हैं, इसके आधार पर अगर आप विद्यालय में किसी को एडमिशन नहीं ले रहे होते हैं तो अगर चाहे तो ये रिपोर्ट कर सकता है और इस अनुच्छेद के थ्रू आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। यहाँ कह रहा है कि राज्य के किसी भी नागरिक को, यहाँ कह रहा है कि राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जो है राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी नागरिक जो केवल धर्म, देख सकते हैं धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, देख सकते हैं, या शर्त के अधीन नहीं होगा, वह शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधान कर सकता है। जब देखें कि यहाँ पर आप शैक्षिक तौर पे यहाँ पर लिखा गया है कि किसी को कोई भी राज्य जो है
कि इन सब चीज़ों को लेकर के उसका विरोध नहीं कर पाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप उसे निर्योग्यता नहीं ठहरा सकते हैं, उसे मतलब अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। ये अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि राज्य के अधीन किसी रोजगार या नियुक्ति के बाबत नागरिक लिंग, आयु, जाति, धर्म, वंश आदि के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है कि राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या नियुक्ति यानी कोई भी वैकेंसी निकलता है या किसी भी चीज में उनका जो है कि नियुक्ति होता है, तो वहां पर जो है नागरिकों को लिंग, जाति, धर्म, जो है वंश आदि के आधार पर उसे आप अयोग्य नहीं घोषित कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये लिंग के लेकर के जो संविधान में प्रावधान है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि यह अनुच्छेद प्राण, देख सकते हैं अनुच्छेद प्राण दैनिक स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकार की व्यवस्था करता है। यह जो है कि कौन से, तो अनुच्छेद यानी कि यह अनुच्छेद जो प्राण, दैनिक स्वतंत्रता और संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें कि आप खुद अपना रक्षण कर सकते हैं, इसका प्रावधान किया जा सकता है, यहाँ पे किया गया है। ये देख सकते हैं यह अधिकार स्त्री पुरुष को समान रूप से संरक्षण देता है। यह जो अधिकार है समान रूप से स्त्री और पुरुष पर लागू होता है। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 23 यानी कि आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव व्यवहार महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार, दे सकते हैं अनैतिक देह व्यापार, व्यवहार या अन्य प्रकार की बंधुआओं मजदूरी को पूर्णतः घोषित करता है और महिलाएं भी पुरुष के भांति स्वेच्छा से किसी भी धर्म प्रसार कर सकती, किसी भी धर्म का भी प्रसार कर सकती है, जिसमें कि अल्पसंख्यक पुरुषों और महिलाओं को स्वयं की शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। जिसमें यहाँ पे कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो पुरुष महिलाएं हैं उसे स्वयं की जो शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार प्राप्त है, वह खुद से अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। यहाँ देख सकते हैं ये अनुच्छेद 39 है, देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है और पुरुष और स्त्रियां समान कार्य हेतु जो है कि समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल 39 में कि पुरुष और स्त्री नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें पुरुष और स्त्रियां समान रूप से कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त करने का भी अधिकार रखता है। आर्टिकल 39 ई में कहा गया है, देख सकते हैं कि स्त्री व पुरुष, देख सकते हैं स्त्री और पुरुष कर्मचारी के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, देख सकते हैं यहाँ पर दुरुपयोग नहीं होने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो की व्यवस्था करता है। यह जो अनुच्छेद है इसकी व्यवस्था करता है कि उनकी स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सके और स्त्रियों के लिए प्रसूति काल की अवकाश, देख सकते हैं अवकाश की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है कि आप छूट ले सकते हैं, मातृत्व का जो काल होता है प्रसूति काल है, देख सकते हैं इसमें आप छूट ले सकते हैं। अनुच्छेद 39 ई में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि देखिए निकल के आता है कि अनुच्छेद 42 यानी कि आर्टिकल 42 देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि राज्य काम करने की न्यायपरक और मानवीय परिस्थितियां पैदा करेगा और मातृत्व लाभ देगा, सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा करने का प्रावधान है। इसमें इस चीज का भी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद देख सकते हैं अनुच्छेद 51 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध है, इसी प्रथाओं का त्याग करने के लिए, जैसे सती प्रथा हुआ और बहुत सारी ऐसी प्रथा थी, उसका जो है कि त्याग करने के लिए विधवा विवाह जो था उस पर रोक लगाया गया। और देख सकते हैं यहाँ पे कि संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं में जो महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किए गए हैं 51 अनुच्छेद के अनुसार। देख सकते हैं नेक्स्ट है 10वां पॉइंट में आप देख सकते हैं जो कि लास्ट अनुच्छेद होगा यहाँ पे। अनुच्छेद 325 और 326 में बताया गया है कि निर्वाचन नियमावली में महिलाओं और पुरुष के लिए समान रूप से मत देने और चुने जाने का अधिकार है। यहाँ पर
आपको महिला और पुलिस को दोनों को निर्वाचन में यानी कि वोट में वोट देने का अधिकार है और उसमें जो है चुनाव जो है कि चुने जाने का अधिकार है, यानी आप किसी भी पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 325 और 326 में किया गया है। इसके अनुसार हम जाने, इस वीडियो के अनुसार हम समझे कि जो भारतीय संविधान है उसमें महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, किस अनुच्छेद में क्या-क्या लिखा गया है। इसके संवैधानिक प्रावधान को हमने जाना कि लिंग को लेकर के, जेंडर को लेकर के किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं हमारे कानून में, तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में जाने। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आऊँगा, जो भी आऊँगा वीडियो इम्पोर्टेंट लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।